गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। टॉपिक रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कोई भी चैप्टर उसके नाम से मत देखिएगा, क्योंकि ये डिटेल्ड बैच है। बहुत सारी ऐसी डिटेल्स, बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक्स जो टॉपिक्स के अंदर होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर से कहीं अंत में, कहीं बीच में, तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो कभी भी चैप्टर देख रहे हो कंप्लीट देखो उसको, और जो भी इसमें छोटी छोटी पॉइंट्स निकल करके आएंगे उनको नोट डाउन करो। फिर भी मैं बता देती हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए कि आज हम करने क्या वाले हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग देखने में तो लगते हैं बस जो प्रभावित करने वाले कारक हैं दो चार वही होंगे, लेकिन इसमें हम कई चीजों की बात करेंगे और जो अलग अलग स्टेजेस हैं, जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी है डेवलपमेंट की, उन पे हम बात करेंगे और स्टेजेस को डिटेल में हम समझेंगे कल, क्योंकि ये बड़ा सेशन होने वाला है। डेली आपकी क्लास मेरे साथ चलती ही है, मंडे टू फ्राइडे का बैच है ये। बस इस फ्राइडे हम छुट्टी रखेंगे क्योंकि मुझे फ्राइडे जाना होगा कहीं। क्या खा रहे हो नहीं बताएंगे, कहीं आपने मांग लिया और कम पड़ गया तो कैसे चलेगा है यार। आधा सैंडविच बचा था भाई का, वही खा रही हूँ, मतलब खा चुकी हूँ। स्क्रीन क्वालिटी बेहतर कर लो अगर लो है तो। यार आप लोग बिना मतलब शिकायत करते रहे, तो कल मैंने देखा, हो सकता है चलते समय दिक्कत हो, ये रिकॉर्डेड वीडियो एकदम सही चल रहा था। मुझे भूख लग रही है, स्नेहा कह रही है बहुत बढ़िया। दिन भर से क्या कर रहे थे हैं? देखो मैं बता देती हूँ क्या क्या खाएंगे खाएंगे नहीं, क्या क्या पढ़ेंगे ना, दिमाग खाने भी चला जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस भी हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम फैक्टर्स की बात करेंगे। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, इस तरह की बातें आज हम करने वाले हैं। बिल्कुल शांति से समझिएगा, इतना लोड मैं आपके ऊपर आने नहीं दूंगी कि आपको बहुत ज्यादा चीजें एक साथ समझने में दिक्कत हो। पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, इसीलिए डेली क्लास है आपकी। अरे खिला देंगे भाई जो कहोगे, समोसा विद हरी चटनी। फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इस पे बात करेंगे। हेरिडिटी से संबंधित कारक कौन से हैं, फिर उनको एक एक करके समझेंगे, ठीक बात। फिर जो एनवायरमेंट रिलेटेड कारण हैं उनको एक एक करके समझेंगे, जिससे समझ ऐसी बने कि क्वेश्चन घुमा फिरा के भी कहीं से भी आए तो बचे ना, ठीक। ये एनवायरमेंट रिलेटेड जितने भी कारण हैं वो आ जाएंगे। फिर हम बात करेंगे कि जो इंटरेक्शन है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का, इससे दो चीजें संबंधित है। नेहा बिल्कुल देख पा रही हूँ आपके कमेंट्स। एक है जीनोटाइप और दूसरा है फिनोटाइप। इसको आप इंग्लिश में भी ऐसे, हिंदी में भी ऐसे याद रखिएगा। इसको समझेंगे ये है क्या। नमस्कार मोनू, ठीक। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है। फिर हम आएंगे स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में, और चार लोगों की स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे। हरलॉक ने क्या दी है, रॉस ने क्या दी है, कॉल्सनिक ने और सेली ने, और भी बहुत सारे लोग हैं। कोल 12 स्टेजेस देते हैं, बट उसको मैंने अवॉइड किया, कोई खास जरूरत आपको पड़ने नहीं वाली है ना। तो अगर मैं बात करूं कि हरलॉक की, रॉस की, कॉल्सनिक की, अब ये आपको ये जानने में मदद करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा सब टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, कैसे विकास के क्या रूप है, उन पर बात कर लेंगे। स्टेजेस की यदि हम बात करेंगे ना, तो हरलॉक की स्टेज है, हरलॉक ने 7 स्टेजेस दी हैं, ठीक। इसके अलावा रॉस की स्टेजेस उन्होंने सिर्फ 4 ही दी हैं। तो ये आपको आइडिया लग जाएगा कि जैसे टॉय एज किसको कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड को कहते हैं, लेकिन कई जगह पे आपको इन्फेंसी बता दिया जाएगा या इन्फेंसी मिलेगा। जो आंसर है आपका ज्यादातर पेपर में वो अर्ली चाइल्डहुड मिलेगा आपको, और वही लगाना है 3 से 6 वर्ष। लेकिन अगर आप ये पूछें कि वो इन्फेंसी क्यों बता दे रहे हैं लोग, तो कई कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने इन्फेंसी को 5 वर्ष तक बता दिया, उसके बाद चाइल्डहुड की बात की है। समझ पा रहे हो बात को। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इन्फेंसी को 5 वर्ष तक बता दिया, तो फिर इन्फेंसी ऑटोमेटिकली ही इन्फेंसी में आ गया। तो ऐसे इसका सिंपल सा रीजन ये है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से, नहीं D+B में इंटरव्यू नहीं होता, अपने अपने तरीके से स्टेजेस दी हैं। किसी ने 2 साल कम किसी स्टेज को, किसी ने 2 साल ज्यादा दिए हैं। गुड आफ्टरनून पूजा। अच्छा सरस्वती पूजा के बारे में पूछो, क्या पूछ रहे हो भाई, निकल गया आपका कमेंट। चलिए फिर शुरुआत करेंगे। आप लोग ज्वाइन कर ही रहे हो, कर लो और अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत करेंगे यहाँ से, मतलब सीधा एनेक्डोटल रिकॉर्ड पूछोगे, चैप्टर आएगा तब बताएंगे ना। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होता है कोई भी अगर घटना घटी है, कुछ भी ऐसा हुआ है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, बच्चे की इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचानी है माँ बाप तक, या शॉर्ट में 1-2 लाइन में कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है किसी एक घटना के बारे में, ठीक। समझ पा रहे हो कि नहीं। नोटिफिकेशन नहीं आता, ये तो करियर विल टीम से बात करो फोन करके कि आता भी है, वो भेजते भी हैं या नहीं भेजते हैं। आंसर की क्या बात हो रही है, आंसर की तो किसी को नहीं पता कब आएगी, और आई है कि नहीं आई है। मैं चेक कर लेती हूँ फिर भी। अभी कहाँ है, जब आएगी तो पता लग ही जाएगा आपको, मैं ही बता दूंगी पहले। अलार्म सेट करके रखती हूँ, नोटिफिकेशन नहीं आता। हाँ वो भी अच्छा है इशरत, यू आर द बेस्ट पर्सन। रुलाओगे क्या है, तारीफ। हाँ यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू रमेश, आज तक कभी मुझे नहीं माना। मन्नू, चलो मन्नू पढ़ाई कर लें या नाम लेंगे। एडमिशन इतने हो चुके हैं और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर नाम लेने खड़ी होंगी ना तो नाम खत्म नहीं होंगे। तो इस चीज़ को मानिएगा कि आप ही की भलाई के लिए पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग, ठीक है चंद्रा जी, थैंक यू। अगर हम बात करें, हाँ ये रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्डेड रहेगी 1 साल तक वीडियो आपके पास, कोई भी लाइव सेशन बाद में रिकॉर्ड हो ही जाता है। अगर हम बात करें, हाँ मतलब इस बैच के एडमिशन 20 को खत्म हो जाएंगे, तो अपने आसपास वाले लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित आप नेगेटिव रूप से भी कर सकते हैं और पॉजिटिव रूप से भी। प्रभावित का मतलब है प्रभाव डालेंगे। अभी अगर पॉजिटिव वे में होगा तो आगे भी बढ़ जाएगा, और नेगेटिव होगा तो दिक्कत हो सकती है, ठीक। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, और इफेक्टिव होता है प्रभावी, मतलब अच्छा ही प्रभाव। इफेक्ट
ठीक, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट समझ लेते हैं एक बार। अगर हम पहला पॉइंट उठाना चाहें तो इन्होंने कहा है कि सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं दुनिया में जो विकास को प्रभावित कर सकती हैं, सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, सिर्फ दो ही रीजंस हैं और कोई फैक्टर नहीं है सिवाय दो फैक्टर्स के। और ये फैक्टर्स कौन से हैं? ज्यादातर साइकोलॉजी में जो टेंशन है ना, बोन ऑफ कंटेंशन जिसको हम कहते हैं, राड की जड़ है, वो क्या है? वो यही दो फैक्टर्स हैं और तीसरा कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है और इन्हीं में सारे फैक्टर आ जाते हैं। एक है हेरिडिटी और दूसरा है एनवायरमेंट। तो दो फैक्टर हैं, एक है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता या फिर वंशानुक्रम और दूसरा है आपका एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण या वातावरण जिसको आप कह रहे हैं। हेरिडिटी को हम नेचर कह देते हैं, है ना, हेरिडिटी को हम नेचर कह देते हैं, प्रकृति एक मनुष्य की, और एनवायरमेंट को हम नर्चर कह देते हैं, एनवायरमेंट को हम नर्चर कह देते हैं, पोषण कह देते हैं। समझ पा रहे हो बात को? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी इस बात को समझने में, है ना। अगर हम बात करें तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट, वंशानुक्रम व वातावरण। हेरिडिटी क्या है? ये वो वाला वातावरण नहीं है जो वो कौन सी मूवी है उसमें वो बोलती है वातावरण, है ना, ये वातावरण नहीं है वो वाला, ये नॉर्मल हमारा हिंदी का वातावरण या पर्यावरण है जिसको हम पोषण बोल रहे हैं और वंशानुक्रम को हम प्रकृति बोल रहे हैं। ठीक है, वंशानुक्रम को हम प्रकृति बोलते हैं। बहुत बढ़िया निकिता, नोट्स नेक्स्ट वीक से प्रोवाइड होने शुरू हो जाएंगे। इवन पीडीएफ क्वेश्चंस की कल हम एक स्क्रीनशॉट होता नहीं है इसमें ना, क्योंकि पेड कोर्स है तो इसमें स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकता। तो अगर मैं बात करूं कल हो सकता है हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जहां जितना हमने अब तक कर लिया है उससे रिलेटेड, क्योंकि वीक का जो लास्ट डे होगा या लास्ट 2 डेज होंगे हम प्रैक्टिस करेंगे। एक शीट आपको मिल जाएगी, इस बार तो नहीं मिलेगी, इस बार क्वेश्चंस के बाद मिलेगी, वैसे पहले दे दिया करूंगी क्योंकि परसों सॉरी क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी है इस बार, तो कल हम करेंगे क्वेश्चन डिस्कशन। कोई बात नहीं नज़मीन, अब कोई बात नहीं करेगा। देखो हेरिडिटी की यदि हम बात करें, हेरिडिटी का मतलब है आनुवंशिकता, यानी वो गुण जो आपको अपने माता पिता से या अपनी पहली पीढ़ी से मिले हैं, जो आपके जीन्स में है, जो आपके जीन्स में है। ठीक, डीएनए आरएनए ये सब आपने सुना होगा, पढ़ा होगा 9th में। एनवायरमेंट क्या है? हेरिडिटी को छोड़ के जो हमें, छुट्टी मैं बताऊंगी, मैं एक्चुअली फ्राइडे को हूं नहीं दिल्ली में, इसलिए छुट्टी है, नहीं तो फ्राइडे को भी क्लास होती तो एक दिन की छुट्टी तो हम कर ही सकते हैं। देखो मुझे काम से जाना है और मजबूरी मान लो। देखो कमेंट सारे आ रहे हैं सोनिया। अगर हम बात करें हेरिडिटी वो क्षमताएं हैं जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है, हमें, और जो पूर्वज अपने ऑफस्प्रिंग्स को देते हैं। भाई आप अपने बच्चों को जो हेरिडिटरी गुण देंगे, अब उसमें बीमारियां भी हो सकती हैं, उसमें विशेषताएं भी हो सकती हैं, उसमें आपका आईक्यू भी संबंधित हो सकता है, उसमें आपकी विशेषताएं भी संबंधित हो सकती हैं, उसमें आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी संबंधित हो सकता है। भाई हाइट को बोलते हैं कि देखो इसके फादर लंबे थे तो ये भी लंबा हो गया, ये लंबी हो गई, क्या है ये? हेरिडिटी से गुण मिला है। इवन आवाज भी मैच करती है माँ बाप से, क्या है ये? हेरिडिटी से मिली है, हमें हेरिडिटी का ज्यादा प्रभाव है इस पे। हमारी आंखों का रंग, हमारे बालों का टाइप, किसी के बाल जो है वो स्ट्रेट हैं तो बच्चों के भी स्ट्रेट हो रहे हैं, किसी के जो बाल हैं वो एकदम कर्ली हैं तो वो कर्ली है, नेक्स्ट जनरेशन में भी जा सकते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ अनवांटेड चीजें, कुछ डिजीज भी हेरिडिटी के थ्रू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती हैं। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में हमें। वही एनवायरमेंट की यदि हम बात करें तो एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट पोषण है कि आप ठीक है हेरिडिटी से जो मिला मिला, अब हम क्या करेंगे, पोषण आपको एनवायरमेंट से मिलेगा, वो भी आपके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, आपके विकास को क्या करेगा, प्रभावित करेगा या अफेक्ट करेगा। ये दोनों ही मिलकर के विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। हेरिडिटी और एनवायरमेंट अपने आप में एक अलग चैप्टर है। विकास जो है गुणनफल कहा जाता है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, या इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले चलता रहता है, यानी हम कहेंगे अन्योन्य क्रिया, अंतः क्रिया चलती रहती है, एक दूसरे के साथ क्या होता रहता है, ये मिल करके चलते हैं। कुछ चीजें हेरिडिटी ज्यादा प्रभावित करती है, कुछ चीजों को एनवायरमेंट ज्यादा प्रभावित करता है। खाना कैसा खाएंगे तो एनवायरमेंट से आएगा ना। अगर किसी देश में बिल्कुल नाज होता ही नहीं है, उगता ही नहीं है, अच्छा खाना है ही नहीं, तो क्या होगा, डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। और ये कहां से आ रहा था ये खाना? एनवायरमेंट से। जबकि हम बात करें हमारी बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट की, हमारी आवाज की, हमारी आंखों के रंग की, हमारे हेयर की, हेयर टाइप की, ये सब क्या है, ये हमारी हेरिडिटी से ज्यादा संबंधित है, हमारा नेचर भी इवन बहुत हद तक। ठीक, देखेंगे अगर हम बात करें हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी एक फिक्स्ड चीज है, हेरिडिटी को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। भाई हेरिडिटी को परिवर्तित नहीं कर सकते आप। क्वालिटी बढ़ा लो जिन्हें दिख नहीं रहा, हेरिडिटी का मतलब है आनुवंशिकता या वंशानुक्रम जो आपको अपनी पहली पीढ़ी से मिला है, नेचर कह रहे हैं इसको। और ये क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड कह लीजिए, बहुत धीरे धीरे बदलता है, या स्टैटिक कहेंगे तो ये स्थिर रहता है, ये बात याद रखेंगे। हेरिडिटी क्या है, स्थिर रहेगी। वही एनवायरमेंट या नर्चर या पोषण जो है वो क्या है, स्टैटिक नहीं, डायनामिक चीज है, परिवर्तनशील है। भाई एक बार जो आपको जीन्स मिल गए आपके जीनोटाइप में, अब आप उनको परिवर्तित थोड़ी कर सकते हो, किसी का डीएनए थोड़ी चेंज होता है। लोग डीएनए टेस्ट कराते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो कि नहीं, ये क्या है, क्योंकि डीएनए परिवर्तित नहीं, उसका जीन्स बदलेंगे नहीं, है ना। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप दुकान पे जाकर कहेंगे दूसरे वाले दे दो, ये आंखों का रंग अच्छा नहीं लगता, ये वाले पापा पसंद नहीं है, दूसरे वाले पापा के जीन्स दे दो या मम्मी के जीन्स दे दो, पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो एनवायरमेंट डायनामिक है। आज आप दिल्ली में हैं, बहुत बढ़िया निकला, और कल आप मुंबई जा सकते हैं, किसी गांव में जा सकते हैं। मतलब एनवायरमेंट को, नर्चर को परिवर्तन या परिवर्तित किया जा सकता है। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक डिबेट चलती रहती है साइकोलॉजी में, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, यानी प्रकृति एवं पोषण विवाद। कुछ लोग कहते हैं भाई नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रकृति या हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेस सेट करती है। अगर हेरिडिटी नहीं होगी तो फिर कहां से आप एनवायरमेंट कितना भी दे लो, कुछ नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं हेरिडिटी से बहुत कुछ अच्छा मिला है और एनवायरमेंट खराब मिल जाए तब भी बर्बादी है। तो कुछ लोग इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, नेचर को, दूसरे नर्चर को। मतलब हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बीच में बहस चलती रहती है, बट ज्यादातर जो लोग हैं समझदार वो ये कहेंगे दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जी अंजलि, तबियत ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मिलेंगे करिश्मा, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है दोनों का। बाकी इस चैप्टर में हम डिटेल में जाएंगे, अभी तो हम समझेंगे कि ये प्रभावित करते हैं। नेचर जो है
वो प्रभावित करेगा, यानी प्रकृति या हेरिडिटी हम इसको कह सकते हैं, ठीक। और ये क्या है, जीन्स एंड हेरिडिटरी फैक्टर्स, फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई आपके जो जीन्स आपको मिले हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका बॉडी टाइप कैसा है। कई लोगों को मोटापा विरासत में मिलता है अपने पूर्वजों से, कई लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है वो कितना भी खा ले मोटे होते ही नहीं है। क्या है ये, प्रभाव है किसका, नेचर का, हेरिडिटी का, ठीक है बात। क्या कह रहे हो एमडी। पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की यदि हम बात करें तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ फिजिकली नहीं, आपके नेचर से लेकर आपका पूरा ऑरा तक क्या है, वो भी ड्रिवन है हेरिडिटी से। आपकी इंटेलिजेंस भी ज्यादातर प्रभावित होती है हेरिडिटी से, ठीक है नेहा, खा लेंगे। फिर है नर्चर। नर्चर क्या है, ये एनवायरमेंट है। हेरिडिटी को छोड़ के, जीन्स को छोड़ के बाकी जो भी सब कुछ है वो एनवायरमेंट का हिस्सा है। आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और आपको कैसे सोशली, कैसी सराउंडिंग में रेज किया गया था, कैसी सराउंडिंग में आप बड़े हुए थे, आपके बचपन के क्या अनुभव रहे थे, वो भी आपके विकास पे बहुत प्रभाव डालेंगे। इवन शुरुआती जो विकास है, जो अर्ली पीरियड में बच्चे का डेवलपमेंट जैसे होता है, वो आगे तक प्रभावित करेगा। कल हमने पढ़ा था कि पहली स्टेज से हमेशा प्रभावित रहती है अगली स्टेज। तो इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चे को एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट दें, एक प्रभावी एनवायरमेंट दें, एक अच्छा वातावरण दें जहां उसको न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इमोशनल, सोशल जो हेल्थ है उसकी वो अच्छी बने, वो एक ओवरऑल एक अच्छा इंडिविजुअल बन पाए, ठीक। तो ये जो हेरिडिटी, माँ बाप से जितने भी गुण मिले हैं वो हेरिडिटी जीन्स हैं हमारे। और अगर हम बात करें किसकी, एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट में बाकी सारे लोग आ जाएंगे, जो भी रिलेशनशिप्स हैं, घर के आसपास का माहौल है, ये सारी चीजें। ये बात तो क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल में, ठीक है बात। अगर बात करें हेरिडिटी की, अब इनसे जुड़े हुए कई सारे फैक्टर्स हैं ना। अगर हम वंशानुक्रम या हेरिडिटी की बात करें कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हेरिडिटी रिलेटेड हैं, जो डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकते हैं, बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। निखत क्या हुआ भाई, आज आपने जल्दी स्टार्ट कर दी क्लास। यार क्लास आपकी 3:10 के बीच में स्टार्ट होनी है डेली, मुश्किल से 1-2 मिनट कभी ऊपर होते हैं, कोशिश तो यही है। देखो हेरिडिटी की यदि हम बात करें, यानी वंशानुक्रम की, फिजिकल स्ट्रक्चर यानी शारीरिक संरचना। हमारी जो शारीरिक संरचना है, जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है ना, पतले रहेंगे, मोटे रहेंगे, बॉडी टाइप क्या रहेगा, कई लोगों का बॉडी टाइप अलग होता है। ये आप इवन आजकल ट्रेनिंग भी करने जाएंगे, यानी जिम में या जो बॉडी बिल्डिंग भी है, उसमें भी हेरिडिटी का बहुत बड़ा रोल है कि भाई एक तो एनवायरमेंट, आप कितना भी प्रोटीन खा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन जो हेरिडिटरी गुण मिले हैं ना आपको, जो वो मसल मेमोरी है, वो इंपॉर्टेंट है। वो जो बॉडी स्ट्रक्चर है, कई लोग होते हैं वो एकदम थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करने उनका स्ट्रक्चर एकदम निखर के बाहर आता है। होता क्या है, शारीरिक संरचना हमारी हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित है। तो जो आपकी शारीरिक संरचना है, फिजिक है, जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। यदि बच्चे का फिजिकल स्ट्रक्चर ठीक है, उसको समस्या नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाई चांस किसी के पैर में कोई दिक्कत हुई बचपन से ही, चलने में उसको दिक्कत होती है ना, ठीक से चल नहीं पाता, दिमाग में कोई दिक्कत हो गई, या आंख, कोई भी एक स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया, हाथ थोड़ा सा अजीब बन गया, पतला या कैसा भी, तो क्या होगा, उसको लिखने में भी दिक्कत होगी, आगे सीखने में भी दिक्कत होगी। तो फिजिकल स्ट्रक्चर हमारे विकास को प्रभावित कर सकता है। ये बात बिल्कुल सच हुई। भाई आपकी जो फिजिक है, जो आपकी शारीरिक संरचना बनी है आपकी बॉडी की, अगर वहां कहीं भी दिक्कत हुई, हेरिडिटी की वजह से कोई बीमारी हुई या कुछ ऐसा हुआ, तो क्या होगा, विकास प्रभावित होगा। अगर अच्छा होगा तो क्या, विकास प्रभावित होगा। अगर अच्छा होगा तो अच्छे रूप में प्रभावित होगा, नेगेटिव फॉर्म में हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई, कुछ बीमारी हुई, कुछ कमी हुई, तो नेगेटिव फॉर्म में प्रभावित होगा, लेकिन प्रभावित करेगी। आईक्यू आपका हेरिडिटी से ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है, एनवायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, इवन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो ज्यादा संबंध है आईक्यू का वो या इंटेलिजेंस का, वो आपकी हेरिडिटी से है। समझ पा रहे हो बात को या नहीं। नहीं यार, डेली तो नहीं जाती हूँ मैं, कभी 2 दिन में, 3 दिन में 1 दिन जाती हूँ एक्सरसाइज करने, फिर उसमें 2 दिन तक थकान नहीं जाती। देखो फिर है सेक्स डिफरेंस, इसकी भी हम बात करेंगे। इमोशंस आपके, रेस आपकी, किस जाति समुदाय से आप आते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना आपके अंगों की, ये सब आते हैं हेरिडिटी में। अब हम बात कर रहे थे किसकी, फिजिकल स्ट्रक्चर की। फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, शारीरिक बनावट या शारीरिक संरचना। ये आपकी हाइट, रिकॉर्डेड टाइप क्लास लगती है, वीर कह रहे हैं। अगर मैं इतनी बातें करूंगी तो पढ़ाऊंगी कब, ये भी तो सोचो ना। अगर मैं सिर्फ इंटरेक्शन करूंगी आपसे तो पढ़ाई कब होगी, ये भी तो सोचो। इट इंक्लूड्स हाइट, रिकॉर्डेड का तो पॉइंट ही नहीं है ना, आज से पहले ये बैच कभी आया ही नहीं, तो रिकॉर्डेड हो कैसे सकता है, ये भी तो सोचो। हद करते हो मतलब। इट इंक्लूड्स हाइट, वेट, फिजिक, विच इन्फ्लुएंस चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई इसमें एक व्यक्ति की, एक इंडिविजुअल की, ये क्या है, एक इंडिविजुअल है, ठीक, एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है, और ये जो व्यक्ति है इसकी जो हाइट क्या है, मान लेते हैं 5 फीट 4 इंचेस, और वेट मान लेते हैं इसका 50 kg, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें फिजिक, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, कई लोग बिल्कुल एकदम सुगठित लगते हैं, ठीक, तो वो क्या है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी टाइप है, जो आप पर्सनैलिटी में पढ़ेंगे, एंडोमॉर्फ होते हैं, कई लोग की पिकनिक पर्सनैलिटी होती है, कई लोग की एथलेटिक पर्सनैलिटी होती है, उस पर हम बात करेंगे। देखो दिव्यांग है तो कुछ केसेस में दिव्यांगता जो है वो हेरिडिटी के कारण होती है, कुछ केसेस में कुछ और चीजें हो जाती हैं, ठीक। अगर हम बात करें तो फिजिकल स्ट्रक्चर, शारीरिक बनावट में आपकी हाइट, आपका वेट, जो भार कितना है, आपकी फिजिक, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे की ग्रोथ को। अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा माल न्यूट्रिशन का शिकार है, वो तो खैर एनवायरमेंट की वजह से है, लेकिन अगर हम बात करें कोई बच्चा है जो बहुत ही पतला है, बहुत जरूरत से ज्यादा मोटा है, उसका वेट जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो क्या वो उसको प्रभावित नहीं करेगा, बिल्कुल प्रभावित करेगा। बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को उसकी फिजिक से लेके, जिस दिन आप फिट फील कर रहे हैं, अगर आप एकदम फिट हैं तो क्या आप सारे काम अच्छे से नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं, वेट, हाइट, फिजिक, तब तो ठीक है।
लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिवली भी प्रभावित करेंगे। चामडल कितनी बार बताया जाए भाई आईक्यू जो है वो आपकी इंटेलिजेंस जो है वो हेरिडिटी से ज्यादा संबंधित है। ये नहीं है कि प्रभाव नहीं पड़ेगा एनवायरमेंट का, समझते नहीं है कई लोग तो चीजें। इतना स्लो तो मैं कभी पढ़ाती भी नहीं हूं, फिर भी इनको समझ में नहीं आती कुछ चीजें। चैप्टर कोई चलेगा, क्वेश्चन कोई और पूछेंगे, फिर आपका कभी सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होगा और आपको चीजें समझ में भी नहीं आएंगी और बाकी लोग पढ़ के भी निकल जाएंगे। ऐसे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। तो इट इंक्लूड्स हाइट, वेट, फिजिक व्हिच इन्फ्लुएंस चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई आपकी हाइट, वेट, फिजिक, इवन जो आपका आई कलर है, आंखों का रंग, वो भी प्रभावित है किससे? आपकी हेरिडिटी से। अब है सेक्स डिफरेंस। सेक्स डिफरेंस का क्या मतलब है? भाई सेक्स डिफरेंस प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। जो लिंग भेद है, राकेश जी क्यों ब्लॉक होना चाहते हैं? बेकार में इतना पैसे खर्च करके आपने ये कोर्स लिया और उसके बाद आप ये फालतू बातें कर रहे हो। हाँ, ब्लड ग्रुप भी हेरिडिटी से आएगा बिल्कुल। सेक्स डिफरेंस और कोई बीमारी हो गई अगर उस ब्लड से में रिलेटेड पहले से थी तो वो भी बिल्कुल इफेक्ट करेगा। सेक्स डिफरेंस, सेक्स डिफरेंस क्या है? लिंग भेद या लिंग अंतर जो है लिंग का, मेल और फीमेल का, ये भी प्रभावित करता है विकास को। अब आप कहेंगे ये तो इक्वालिटी नहीं है, बट सच यही है कि ये प्रभावित करेगा। फिजिक है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स डिफरेंस ऑन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इज क्लियरली ऑब्जर्व्ड। जो इन्फ्लुएंस है सेक्स डिफरेंस का, चाहे वो शारीरिक बनावट में हो, चाहे वो मानसिक डेवलपमेंट में हो, वो क्लियरली देखा जा सकता है। इवन कुछ देशों में तो ये भी रिसर्च आई है कि जो लड़कियां हैं उनकी सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली कम हो जाती है क्योंकि समाज उनको उसी तरह से रेज करता है, बड़ा करता है बहुत सारी चीजों में। तुम तो लड़की हो, तुम तो लड़की हो, तुम तो लड़की हो, है ना समीक्षा। फिर अगर हम बात करें तो वो दिमाग में बचपन से बैठ गया कि यार मैं तो लड़की हूं, पता नहीं कौन सी कमी है मेरे अंदर, या मैं कुछ चीजें तो कर ही नहीं सकती, ये तो लड़कों के काम है। क्या हुआ? डेवलपमेंट प्रभावित हो गया। भाई जिस तरह से आपने दो सेक्स को ट्रीट किया, वो डेवलपमेंट प्रभावित होना निश्चित है। तो आपका जो सेक्स डिफरेंस है, वैसे भी मेल और फीमेल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग है, वो अलग है आपका मेल और फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर। इस बात में कोई भी दोराहे नहीं है। तो डेवलप भी अलग अलग तरीके से होगा। कुछ स्टेजेस बॉयज में पहले आती हैं, कुछ स्टेजेस फीमेल्स में पहले आती हैं। ठीक बना सकते हो समा। फिजिकल ग्रोथ ऑफ गर्ल्स इज फास्टर देन बॉयज। जो शारीरिक ग्रोथ है, वृद्धि है लड़कियों की, वो जल्दी होती है लड़कों से। आप देखते होंगे एडोलेसेंस में जाके लड़के कहीं बिल्कुल बाद में एकदम से बढ़ेंगे, लड़कियां पहले ग्रो हो जाती हैं फिजिकली। मेंटल डेवलपमेंट भी गर्ल्स का फास्टर है बॉयज के मुकाबले। ठीक, तो इस तरीके से सेक्स का भी डिफरेंस है, मेल और फीमेल होने का भी, कि आप कैसे डेवलप कर पाएंगे। आपका फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ है वो भी प्रभावित होगी, ये कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेक्स डिफरेंस का फर्क पड़ता है ना, फर्क पड़ता है। इसमें यहाँ क्लास आएगी, सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड हैं। कल जब हम प्री नेटल पीरियड करेंगे तब आपको बताया जाएगा जाइगोट क्या होता है, फीटस क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है। आगे बढ़ेंगे। तो सेक्स का भी प्रभाव पड़ेगा किस पे? डेवलपमेंट पे। फिर है इमोशंस का। आपके इमोशंस का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? संवेग, संवेग बहुत बड़ी बात है। संवेग क्या है? इमोशंस हमें लगभग हमारे हर एक एक्टिविटी में इमोशंस ही इंक्लूडेड है। कैमलिया कुछ केस में हो सकती है फिजिकल डिसेबिलिटी हेरिडिटी से संबंधित, कुछ केस में एनवायरमेंट भी उसका रीजन बन सकता है। तो इट डिपेंड्स। देखो यहाँ ये जरूरी नहीं है कि हेरिडिटी से ही रिलेटेड हो, बात यह है कि विकास को प्रभावित करेगा। ठीक है बात। अगर इमोशंस की हम बात करें तो हमने बात की हुई है किसके बारे में? हमने बात की हुई है वॉटसन के बारे में, जो ये कहते हैं कि 3 इमोशन जन्म से होते हैं, फियर, एंगर और लव। ये बात आपने सीटेट में भी पढ़ी होगी। तो ये समझना जरूरी है कि इमोशंस हमारी हर एक एक्टिविटी में शामिल है। अगर मैं यहाँ एनर्जी से पढ़ा रही हूँ तो उसमें भी एक इमोशन शामिल है। आप वहां मन से पढ़ रहे हैं कि अरे हिमांशी या हिमांशी मैम, या पता नहीं खैर मैम तो मुझे बड़ा अजीब सही लगता है बोलना भी, या हिमांशी दी पढ़ा रही है, जो भी है, तो वो एक कनेक्शन है। क्या है वो? इमोशनल कनेक्शन है ना। आप अपने माता पिता को देखते हैं, उन्हें कोई दर्द होता है तो आपको भी होता है। क्या है ये? इमोशंस हैं। तो इमोशंस हमारे सारी एक्टिविटीज को लगभग प्रभावित करते हैं, ये कह सकते हैं हम। तो जब सारी एक्टिविटीज को प्रभावित करते हैं तो किसको करेंगे? आपके डेवलपमेंट को भी करेंगे। देखो सेक्स डिफरेंस में कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है कि सेक्स अलग होने की वजह से मेल और फीमेल का जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित हो सकता है। मेल जो है अलग तरीके से डेवलप हो सकते हैं, फीमेल अलग तरीके से डेवलप हो सकती हैं। सिंपल बात है, प्रभावित करेगा। बस इतनी बात याद रखना, प्रभावित करेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव याद नहीं रखना कि लड़के तेज लड़कियां तेज। कुछ स्टेज में कुछ चीजों में लड़कियां में पहले डेवलपमेंट हो जाएगा, कुछ चीजों में लड़कों में बाद में होगा। लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, लड़के थोड़ा सा देर से होते हैं, है ना अस्मिता। तो इमोशंस की अगर हम बात करें तो इमोशनल फैक्टर्स प्ले अ बिग रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। यानी कि इमोशनल फैक्टर्स जो हैं, जो हमारे सामवेगिक तत्व हैं, वो हमें प्रभावित करते हैं बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर। सिंपल बात है, अगर किसी बच्चे के घर में कलेश ही रहता था बचपन से तो क्या होगा? वो तो एनवायरमेंट का भी कारण बन गया, डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। किसी ये भी छोड़ो, अगर हेरिडिटी से इसको जोड़ करके देखें यहाँ, तो कोई माता थी जब वो गर्भवती थी, जब वो प्रेग्नेंट थी, तो बहुत कलेश रहता था, या वो बहुत टेंशन में रहती थी, या फिर कुछ भी इस तरह का सेवन करती थी जो इमोशंस को प्रभावित करता था उनके, तो बच्चे में भी वो डर, वो भय या अग्रेशन आ सकता है। यानी इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। फिर है अ चाइल्ड विद नेगेटिव इमोशन लाइक फियर, एंगर, जेलसी एटसेट्रा इज एडवर्सली अफेक्टेड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। भाई एक बच्चा जिसके अंदर इमोशंस ज्यादा हैं, फियर, एंगर, लव के, डरता ज्यादा है हर चीज से, क्योंकि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मां डर गई थी या मां के अंदर वैसे इमोशंस थे, तो वो हेरिडिटी में आगे आते हैं। एंगर हुआ, जेलसी हुई, तभी तो बोलते हैं ना कि भाई अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, खुश रहना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। रीजन क्या है? वो जो इमोशंस हैं वो भी तो जा रहे हैं ना आपके नेक्स्ट जनरेशन में। तो फियर, एंगर, जेलसी इस तरह के अगर नेगेटिव इमोशंस हैं तो क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रिया। तो फियर, एंगर, जेलसी यदि हम बात करें नेगेटिव इमोशन की, तो ये एडवर्सली, उल्टे तरीके से नेगेटिव वे में प्रभावित करेंगे किसको? डेवलपमेंट को। नेगेटिवली गलत प्रभाव पड़ेगा बच्चे के विकास पे यदि नेगेटिव इमोशंस हैं। अब कई लोग हैं वो तो ये सोच के बैठे ठीक है यार कोर्स ले लेते हैं, देखा जाएगा, पढ़ लेंगे। अब इस एटीट्यूड से इन इमोशंस के साथ तो चीजें नहीं होने वाली। फर्स्ट लाइन फिर से बता दो, इमोशनल फैक्टर्स, जितने भी इमोशंस से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, वो एक बड़ा रोल निभाते हैं विकास को प्रभावित करने में, इन्फ्लुएंस करने में।
बिल्कुल 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 अनामिका, फिर भी कोशिश कीजिए, खुश रहिए। अनामिका कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये मेरे बच्चे को भी जो है अफेक्ट करेगा। बिल्कुल सही बात है। लैपटॉप पर नहीं चलता साक्षी, ये जो ऐप है करियरल, ये सिर्फ फोन पे चलता है, तभी उतना अफोर्डेबल भी है। देखिए, रेस की यदि हम बात करें, रेस मतलब जाति, वंश, जो आप कहना चाहें, रेस बेसिकली एक बड़ा समूह कह सकते हैं जो किसी एक चीज को फॉलो करता है। एग्जाम की बहुत टेंशन होती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, देखो, बट फिर भी थोड़ा सा वो वॉरियर वाला एटीट्यूड लाओ ना, ताकि वही चीज जाए आगे भी। एडवर्सली का मतलब है उल्टा, नेगेटिवली। सही बात है। हाँ हाँ बिल्कुल अंजलि, कैसी बात कर रहे हो, D2+ के लिए भी है। लास्ट लाइन रिपीट कर दो, कोई कह रहा है। भाई, अ चाइल्ड विद नेगेटिव इमोशंस, वो बच्चा जिसके अंदर नकारात्मक संवेग ज्यादा है, जैसे डर ज्यादा है, एंगर ज्यादा है, गुस्सा, जेलसी, एकदम दूसरों को देख के बिल्कुल जलना भुनना, ये सब क्या है जी? अगर हम बात करें ये सब क्या है, ये उल्टे तरीके से प्रभावित करेंगे, ये नेगेटिवली प्रभावित करेंगे किसको? बच्चे को। तो एडवर्सली प्रभावित करेंगे, नेगेटिवली प्रभावित करेंगे, बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, वो रोने पीटने लड़ने मरने में ही रह जाएगा। कई बार उसको जहां चीजें सीखनी थी, समझनी थी, वहां भी वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इमोशंस का जो बहाव है वो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो इनका अगर पॉजिटिव रहेंगे इमोशंस तो ज्यादा अच्छा है। अब जाति की बात कर लेते हैं, रेस की बात कर लेते हैं। अब ये ह्यूमंस ने बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया। रेनू कह रही है मैंने प्रेगनेंसी में CTD 105 आए, बहुत बढ़िया। इमोशंस का कोई अंत नहीं है नेहा, बहुत सारे लोग अलग अलग इमोशंस बताते हैं, जैसे जो जब इमोशंस का चैप्टर आएगा उस पर भी बात कर लेंगे। जो मैकडूगल है वो कहते हैं 14 इंस्टिंक्ट से 14, आई अंडरस्टैंड अनामिका, ध्यान रखिए अपना, लाइफ थोड़ी सी हार्श ही है ना, समझ पा रही हो निधि? अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं क्या, कि जो रेस है, ह्यूमंस ने, एक बड़े ग्रुप ने एक पूरी जाति को अलग कर दिया, प्रजाति को अलग कर दिया। अगर हम कहें तो जैसे आप सुनते हैं व्हाइट अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन, निग्रो, ये सब क्या है, रेस बना दिया अलग अलग। एशियन जो है क्या बना दी, रेस बना दी। एशियन में हम आते हैं जगह रहने के हिसाब से, या वहां के एनवायरमेंट के हिसाब से, जैसे भी उनके जीन्स की वजह से। ठीक नगमा? तो रेस की बात करें यदि जाति की, अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी होती है जो मनुष्यों को स्टडी करती है, एक साइंस है, विज्ञान है लोगों को पढ़ने का, जिसमें ये स्टडी की जाती है कहां पे कितने लोग किस तरीके से चीजें हो रही हैं, पूरा इसमें डेटा मिलेगा आपको ह्यूमन रेस का। अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजी, चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट रेसेस, अलग अलग रेस के जो, या अलग अलग प्रजाति के, जाति समूह के जो बच्चे हैं, वो अलग अलग तरीके से डेवलप होते हैं, उनका डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। हाँ, नेल्सन मंडेला ने बिल्कुल फाइट की रंग भेद के लिए, कितने सारे लोग हैं इतिहास में। ठीक है बात जी। लोकेंद्र आप लाइव हैं भाई, जिनको भी ये समस्या होगा ना, आप लाइव हो कि नहीं, वीडियो को आगे करके देख लिया करो, पता लग जाएगा। थैंक यू यादव जी, थैंक यू। प्रतीक नहीं, कमेंट तो ले लिया भाई आपका। निग्रो अफ्रीकन, अगर हम बात करें निग्रो की, तो अफ्रीका में ये प्रजाति या रेस पाई जाती है निग्रो की। तो जो निग्रो हैं वो बच्चे जल्दी मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं, बजाय के व्हाइट चिल्ड्रन के। व्हाइट चिल्ड्रन मतलब अमेरिकन कह लो, या जो भी गोरे लोग हैं, ठीक, यूके वगैरह से भी हो सकते हैं। महात्मा गांधी ने इवन फाइट की इस रेसिज्म के अगेंस्ट, बिल्कुल हम कह सकते हैं उनको अफ्रीका से जब ट्रेन से फेंक दिया गया। तो निग्रो बच्चे जो हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं व्हाइट चिल्ड्रन के। ये क्या है, ये रेस का प्रभाव है कि वो किस रेस को बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो किस, थैंक यू निमिषा, वो किस रेस को बिलोंग करते हैं। अगर आप एशियन हैं, ऐसा भी कुछ स्टडीज हैं कि भाई इनकी हाइट जो है वो ज्यादा जाएगी, एशियंस का IQ ज्यादा अच्छा आता है अमेरिका में, जो वहां रहने वाले एशियन है ना, वहां के लोगों से। बहुत सारी ऐसी चीजें, इवन व्हाइट और ब्लैक का अमेरिका में इतना चलता है कि जो व्हाइट रेस है वो ज्यादा अच्छी है अपने आप को दिखाने के लिए, वो इवन मोल्ड करा देते हैं स्टडीज तक। तो वो क्या है, प्रभावित करता है, आपकी जो रेस है वो भी प्रभावित करेगी कि आप किस तरीके से डेवलप होंगे। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो जी? अंकित, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? वी नाम तो देखो इनका, वी। नेहा, हाँ मैं समझ रही हूँ, मैंने 7:30 का शेड्यूल बताया था ना, फिर मुझे लगा सबसे पहली क्लास दिन की आप ही की रखी जाए, क्योंकि इसमें मिस होने के चांस नहीं होते, और 7:30 एक और क्लास चल रही थी, मैंने सोचा उसको वहीं रहते हैं, इसको नए टाइम पे शुरू कर देते हैं, 3 से 4:30 में। ये बात क्लियर है जीनत? दोबारा समझा दीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेस है, जाति है, एंथ्रोपोलॉजी ये कहती है, अब इसमें अच्छा और बुरा नहीं है, बट एंथ्रोपोलॉजी ये कहती है, जो मानव विज्ञान एक तरीके से है, कि मानव को वो स्टडी करते हैं कि कौन से लोग, किस रेस के लोग, कितना उन्होंने किया, उनका IQ क्या रहता है, ये पूरी स्टडीज एंथ्रोपोलॉजी में होती है। ठीक, तो ये एंथ्रोपोलॉजी ऐसा कहती है कि चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट रेसेस, जो अलग अलग रेस के प्रजाति के बच्चे हैं, वो अलग अलग तरह से डेवलप होते हैं। ये नहीं है कि कौन गलत है और कौन सही है, बट सिंपल बात है कि रेस भी प्रभावित करेगी आपके विकास को, सिंपल बात। अगर हम बात करें निग्रो की, तो निग्रो जो बच्चे हैं वो जल्दी मैच्योर होते हैं, परिपक्वता उनमें जल्दी आती है, मे बी उनकी सिचुएशंस की वजह से या जैसे भी, बजाय कि व्हाइट चिल्ड्रन के। ये क्या है, ये रेस का एक एग्जांपल है। जो एशियंस का IQ है वो ज्यादा आता है किससे, अमेरिकन से कई बार। तो ये क्या है, ये भी एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं रेस के, कि जिस रेस से आप बिलोंग करते हैं, जिस प्रजाति से, जाति से आप बिलोंग करते हैं, वो जाति आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। अब नेगेटिवली करे, पॉजिटिवली करे, वो एक डिफरेंट चीज है। इंटरनल स्ट्रक्चर, अब इस जाति का मतलब यहाँ कास्ट मत बना लेना, ये तो भारतवर्ष में अलग ही तरीके से हमने बना लिया है। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना क्या हो सकती है? नोटिस डेट में और KVS के और पेपर में कम से कम 3 महीने का अंतर। अच्छा कैम्बिया जी, ठीक बात है, आगे बढ़े। देखो इनके भी रीजंस होते हैं ना, इनके भी रीजंस हैं कि अगर IQ ज्यादा है या फिर ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। जैसे मैंने भी बताया, अगर वो ब्लैक जो निग्रो बच्चे हैं अफ्रीकन, वो जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, तो उनकी सिचुएशंस वैसी ही बन गई हैं, इतने सालों से वो वही चीजें फेस करते आ रहे हैं। व्हाइट वालों को टेंशन ही नहीं हो रहे होंगे जल्दी मैच्योर, तो हर चीज का रीजन है अगर देखा जाए तो। बट हम यहाँ बात रीजन की नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कौन सी चीज प्रभावित करती है विकास को बच्चे की और कौन सी चीज नहीं करती।
तो ये आपको एज अ टीचर पता होना चाहिए, ताकि कल आप अच्छे से डील कर पाए बच्चों को, उन चीजों को या तो हटा पाए जो नेगेटिव हैं, अपनी तरफ से बेस्ट कर पाए। ठीक है निकिता, कोई बात नहीं, अब 3 बजे का टाइम रखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आंतरिक संरचना, नर्वस सिस्टम, आपको पता है आपका नर्वस सिस्टम पूरा कंट्रोल करता है ब्रेन से लेकर सारी चीजें। बोन स्ट्रक्चर आपका कैसा है, बोन स्ट्रक्चर होता है ना, किसी की बोन्स होती बहुत हल्की है, जरा सा कुछ हुआ टूट गई या कुछ ना कुछ समस्या उनको बोन्स की चलती रहती है, पेन हो या कुछ भी, तो ये क्या है, बोन स्ट्रक्चर आपका कैसा है। ब्रेन स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे हाइपोथैलेमस में डिफरेंस होता है महिलाओं और पुरुषों के, ग्लैंड्स कैसे काम करती हैं, जो ग्रंथियां हैं, लिवर की बनावट, हार्ट की बनावट। अगर देखो हार्ट में कई लोगों का आपने सुना होगा बहुत ज्यादा अटकती है क्लास, एक काम करो, कॉल कर लिया करो इनको, करिए बिल्कुल क्लास के बाद, और कहा करो कि हमारी क्लास क्यों अटकती है। वैसे अगर इंटरनेट सही है तो अटकेगी नहीं। रेस का हिंदी मीनिंग ग्रुप भी हो सकता है, बड़े अजीब अजीब से मीनिंग है, तो एग्जैक्ट मीनिंग तो पता नहीं रेस का क्या कहेंगे, प्रजाति, जाति, वंश, बहुत सारे मीनिंग मिलते हैं, बट आप समझने के लिए समझ लीजिएगा। तो आंतरिक स्ट्रक्चर, कई बार आपने सुना होगा किसी बच्चे के दिल में छेद था या कुछ था इस तरीके का, मतलब अगर आंतरिक बनावट में, इंटरनल स्ट्रक्चर में भी यदि प्रॉब्लम हुई तो विकास प्रभावित होना निश्चित है ना, विकास प्रभावित होना निश्चित है यदि इंटरनल स्ट्रक्चर में दिक्कत हुई बच्चे की। तो नर्वस सिस्टम जो पूरा कंट्रोल करता है आपके ब्रेन से लेकर और सारी एक्टिविटीज को। इसके अलावा अगर हम बात करें बोन स्ट्रक्चर की, वो कैसा है, ब्रेन स्ट्रक्चर कैसा है, आपका कोई ऐसा हिस्सा तो नहीं है जो ठीक से डेवलप ही ना हो पाया हो, जो आपकी ग्रंथियां हैं वो ठीक से काम करती हैं कि नहीं करती हैं, लिवर की बनावट कैसी है, हार्ट में बनावट में तो कोई कमी नहीं है। तो अगर ऐसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, तो सिंपल है कि आपके किस में प्रॉब्लम होगी, विकास में प्रॉब्लम होगी, विकास में प्रभावित होगा। अगर अच्छे हैं तो अच्छे तरीके से प्रभावित होगा। तो ऑल दीज इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए, शारीरिक व मानसिक दोनों को ही ये प्रभावित करेंगी चीजें। ये बात आपको सिंपली पता होनी चाहिए भाई। मानसिक को कैसे प्रभावित करेंगी, जो नर्वस सिस्टम है वो सीधा सीधा मानसिक को प्रभावित करेगा, ग्रंथियां दोनों को प्रभावित करेंगी, ब्रेन स्ट्रक्चर मेंटल को प्रभावित करेगा, सिंपल बात है। आगे बढ़े। अच्छा ये 5 नंबर होगा, हाँ ये 5 नंबर होगा, बिल्कुल सही बात है ना, ये नंबर 5 है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आ जाओ अब एनवायरमेंट की बात कर लेते हैं। ये तो थे हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर्स, कौन से हमने पढ़े, मैं फिर से एक बार 2 मिनट लेकर रिवाइज करा देती हूँ। कौन से हेरिडिटी से रिलेटेड फैक्टर्स हमने पढ़े, तो यहाँ कुछ 5 फैक्टर्स हैं हेरिडिटी से रिलेटेड। एक था हमारा शारीरिक बनावट, फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, चाहे वो अच्छा है या बुरा, प्रभावित करेगा आपकी डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों को, वृद्धि और विकास को। नोट्स बनाओ जब दोबारा देखो ना वीडियो को तब, नहीं तो अगर नहीं बनाने तो मैं नोट्स दूंगी, और अगर ज्यादा जरूरत हो तो ये पीडीएफ भी दे दूंगी, जहां जिस चैप्टर के वैसे वाले नोट नहीं मिलेंगे पीडीएफ मिलेगी, ठीक, बहुत बढ़िया वाली। फिर सेक्स डिफरेंस, जो लिंग भेद है ये भी प्रभावित करेगा आपके वृद्धि और विकास को। फिर इमोशंस जो हैं वो भी प्रभावित करेंगे आपकी वृद्धि और विकास को, पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस रेस से आप हैं ये भी वृद्धि विकास को प्रभावित करेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, आंतरिक संरचना, ये भी प्रभावित करेगी। सिंपल सी बात है, ये 5 के 5 फैक्टर या जितने भी हेरिडिटी से रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, विकास को प्रभावित करेंगे, सिंपल है। क्लियर है ये बात, आगे बढ़ेंगे। अब एनवायरमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। कोई कह रहा है 4 बजे कर दो क्लास का टाइम, फिर आपको 1.5 घंटा नहीं मिल पाएगा ना, मेरी 5 बजे दूसरी क्लास होती है, फिर 1 घंटे में हमें खत्म करना पड़ेगा। कई बार लंबे टॉपिक होते हैं, जरूरत होती है, पौने 2 घंटे खींच जाते हैं हम लोग, और थोड़ा सा हम स्लो भी चल रहे हैं आजकल। हार्ट में गोल किस तरह हेरिडिटी होगा, देखो डिपेंड करता है, दोनों से प्रभावित हो सकता है। ये टाइम ठीक है बिल्कुल। एनवायरमेंट की बात करते हैं, पर्यावरण की। अब पर्यावरण की अगर हम बात करें तो पर्यावरण में बेसिक एमिनिटीज, मूलभूत सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान आ जाएगा, सोसाइटी और कल्चर आ जाएगा, आपके समाज किस समाज से किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं। देखो रेस को हमने हेरिडिटी में क्यों डाला था, क्योंकि रेस हेरिडेटरी रूप से भी प्रभावित कर रही है, वो आपके वंशानुक्रम में साल दर साल जाती चली जा रही है। उस रेस के लोग की जो हेरिडिटी डीएनए है वो उस तरह का ही बन गया है, इसलिए उसको हमने हेरिडिटी में डाला था। यहाँ हम सोसाइटी और कल्चर को डाल रहे हैं जो बदलाव होता रहता है, जिसमें वो हेरिडिटी से रिलेटेड नहीं है सोसाइटी और कल्चर। फैमिली बैकग्राउंड, किसी को कंफ्यूजन हो इसलिए बता रही हूँ। फैमिली बैकग्राउंड यानी पारिवारिक परिप्रेक्ष्य क्या है आपका, बैकग्राउंड किस फैमिली से, किस तरह का आपकी क्या कहें स्थितियां रही, कहां से आप आते हैं। डिजीजेस एंड इंजरी, कोई बीमारी या दुर्घटना अगर आपके साथ घटी है तब भी दिक्कत है, ठीक बात है सलोनी। स्कूल विद्यालय का भी प्रभाव पड़ेगा, या एजुकेशन अगर हम इसको कहना चाहें। हाँ सेल्फ नोट्स बना लो, सेल्फ नोट्स तो बेटर है, पॉइंटर्स में बनाओ, ज्यादा बड़ी बड़ी रामायण मत लिखो, अपनी मर्जी से जो जो 2-2 3-3 पॉइंट लिखने हो वो लिखो। हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो मैजबीन। विद्यालय यानी स्कूल, या फिर हम एजुकेशन कह सकते हैं इसको, या न्यूट्रिशन कह सकते हैं, एजुकेशन या न्यूट्रिशन कह सकते हैं, ठीक है जी पिंकी। हाँ विलेज के बच्चे भी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। अब इनको इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में बांटा जा सकता है, उस पर बात हम पहले ये सारे पॉइंट कर लें तब करेंगे। बेसिक एमिनिटीज यानी मूलभूत सुविधाएं। मूलभूत सुविधाएं क्या हैं, फूड यानी खाना, पानी, दाना, शेल्टर जहां आप रह रहे हैं, क्लोथिंग यानी कपड़े, न्यूट्रिशन आपका खाना मिलेगा कैसा, ये सब बेसिक और नेसेसरी फैसिलिटीज हैं, आवश्यक सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए आपको। अगर इनकी भी कमी हुई, लैक ऑफ दीज अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, यदि कमी हुई तो नेगेटिव रूप से प्रभावित होगा विकास। जो माल न्यूट्रिशन के इतने केस हैं देश भर में, ये आमिर खान ऐड भी किया करते थे पहले टीवी में। गरिमा क्या कहना चाह रहे हो भाई, अगर हम बात करें क्या कर रहे थे, आमिर खान टीवी में ऐड भी कर रहे थे भाई माल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं, यूनिसेफ भी कह रहा है। ये क्या है, क्योंकि यहाँ भारत में लोगों को ठीक से रोटी नहीं मिल पा रही है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चों को बचपन में वो चीजें मिल नहीं पाती। आप देख रहे हैं किसी का फेस अजीब हो गया, किसी का कुछ अजीब हो गया, दिमाग ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि बच्चे को एक उम्र में, आप देखते होंगे मेरे और आपके घरों में जैसे जो बढ़ती उम्र होती है, चाहे वो एडोलेसेंस हो, चाइल्डहुड हो, पूरा खाने पीने पे ध्यान रहता है कि ये चाहते हैं कि भाई अभी ये तुम्हारी बढ़ती हुई उम्र है, हाइट अच्छी बढ़ेगी, दिमाग अच्छे से डेवलप होगा, ब्रेन सेल्स अच्छे से डेवलप होंगे। लेकिन यही अगर न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, वो सारे विटामिन से लेकर के मिनरल्स से लेकर के और चीजें ना मिले तो उल्टा हो जाएगा, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, खाना पानी दाना रहना कपड़ा न्यूट्रिशन, ये सब क्या है, ये बेसिक फैसिलिटीज हैं।
ये बेसिक फैसिलिटीज हैं जो जिनकी कमी होने से बच्चे का जो विकास है वो नेगेटिवली प्रभावित हो सकता है या होगा ही होगा। सुलेखा क्या क्वेरी है भाई? ठीक है पिंकी, ले लिया जम्मू वालों का कमेंट। द चाइल्ड नीड्स प्रॉपर टाइप ऑफ फूड एंड राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन। जो बच्चे को क्या चाहिए? प्रॉपर टाइप ऑफ फूड। भाई जैसी उसकी एज है प्रॉपर फूड हो और राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, उस खाने में भी न्यूट्रिशन की कमी ना हो। ऐसा नहीं है आप बर्गर और पिज्जा खा रहे हो, पिज्जा है बर्गर पिज्जे, वो आया था ना एक कि बर्गर खा रहे हैं पिज्जे खा रहे हैं, वो वाला इमोजी क्या बोलते हैं उसको, कोई तो एक जोक फेमस हुआ था बीच में। हाँ क्लास का टाइम ठीक है, इसी को रखेंगे, ऐसा नहीं है मंजूषा। अगर हम बात करें तो राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन है ना, पिज्जा बर्गर नहीं, वो न्यूट्रिशन जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है आपकी बॉडी को वो भी सही मात्रा में मिले। पाउडी हो रही है, हाँ वही वही वही, ये हमारा बोर्ड है, ये हम हैं और ये हमारी क्लास है और यहाँ हम पाउडी कर रहे हैं। देखो एक बार सोसाइटी एंड कल्चर, सोसाइटी एंड कल्चर की यदि हम बात करें, देखो 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 ये कौन दुखी है, एक मिनट रुको, दिल्ली वालों की भी ले लो, बहुत बड़े पलक। दीप्ति पढ़ लिया आपका कमेंट। ग्रोथ दोनों से अफेक्ट होगी निकिता, या टाइम तो अब चेंज नहीं होगा संजीत। अरे वो हेल्दी डाइट नहीं पड़ी है कभी, उसी को प्रॉपर फूड कहेंगे जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, क्या समझे? खिलान कह रही थी आप मेरे डाउट का रिप्लाई क्यों नहीं करती हैं यार, जो देख पाती हूँ वो करती हूँ, ठीक है देखो समझ गए, ठीक है। झारखंड के भी, अच्छा ठीक है, आप बातों में मतलब हो, इधर आ जाओ, इसीलिए मैं आप लोग कमेंट अवॉइड करती हूँ कि आप लोग बातों में लगते हो और मुझे भी लगाते हो। ये हमारी मैम है, हम हैं और यहाँ हमारी क्लास चल रही है, बहुत बढ़िया सदाक्षी, तब याद हो जाता है ना तुरंत। क्या हुआ सोनिया, इतने कमेंट कर दिए, सॉरी कह रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, हैदराबाद से हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, आप बातें बहुत करते हो यार, मेरी स्पेशल क्लास होती है। ठीक है मंजू, डाउट नहीं बचना चाहिए। चलिए धन्यवाद आपकी विशेष के लिए। देखिए अगर हम बात करें सोसाइटी एंड कल्चर की, देखो वो ऑफलाइन वाला फील आना चाहिए, कोशिश यही है, जब भी 5 दिन क्लास चल रही है, नहीं तो ये मैं 3 दिन में भी कवर करा सकती हूँ, डिटेल में नहीं जा पाएंगे, फिर दिमाग में रुक नहीं पाएंगी चीजें, ठीक है। सोसाइटी और कल्चर, अब सोसाइटी हो, कल्चर हो, इकोनॉमिक स्टेटस हो, ये सब चीजें प्रभावित करती हैं, क्योंकि जो अमीर है उसके पास तो खाने की भी कमी नहीं है, है ना। अब जहां रोटी नहीं है वो कहां से न्यूट्रिएंट्स, कहां से पनीर खिलाएं बच्चे को, तो ये सब प्रभावित करेंगे लेकिन विकास को। तभी तो मिड डे मील की सुविधा लाई गई, क्यों लाई गई कि ये जो बेसिक एमिनिटीज हैं, ये जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, एटलीस्ट ये तो मिल जाए बच्चे को। अगर खाना ही नहीं मिलेगा, वो भूखे पेट घर आया है, तो वो कहां से आपकी बातें सुन लेगा, कहां से आपका ज्ञान ले लेगा, वो समझ पा रहे हो बात को। तो मिड डे मील भी एक तरीके से बेसिक फैसिलिटी को ही ध्यान में रखते हुए है, 1995 में शुरू हुआ था मिड डे मील की सुविधा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पर थे हम, सोसाइटी एंड कल्चर यानी समाज और संस्कृति। समाज व संस्कृति यदि हम बात करें, जी मनीष, समाज की और संस्कृति की यदि हम बात करें, तो जिस समाज में, जिस संस्कृति में आप रहते हैं, जिन रिचुअल्स को आप फॉलो करते हैं, वो नेहा आपके साथ चलते हैं, आपके विकास को प्रभावित करते हैं। जी सूर्य, सोशल कस्टम्स यानी सामाजिक जो परंपराएं हैं, है ना, आप देख रहे हैं शादी पे हल्दी लग रही है लोगों को, रिचुअल्स हैं, कुछ ऐसी चीजें जो करनी ही होती हैं, है ना, सुबह उठ के आप सूर्य को क्या कर रहे हैं, नमस्कार या जल दे रहे हैं। वैल्यूज डिसाइड, भाई आपकी सिंपल बात है, जो आपके कस्टम्स हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो रिचुअल्स आप फॉलो कर रहे हैं, जो वैल्यूज नॉर्म्स बिलीफ्स आप फॉलो करते हैं, वो डिसाइड करती हैं आपकी स्पीड एंड एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, कितनी तेजी से विकास होगा और किस किस पक्ष में विकास होगा, ये प्रभावित करेगा। रिचुअल आपने कोई हैबिट बनाई हुई ना कि हम तो ऐसे ही करते हैं, भाई सुबह नहा के ही पूजा करेंगे, क्या है ये? रिचुअल है, ठीक है बात जी गरिमा। तो सोसाइटी एंड कल्चर की यदि हम बात करें, समाज और संस्कृति की, तो हम कह सकते हैं एक शब्द में, समाज और संस्कृति। बिल्कुल बना लेना, 3 दिन की छुट्टी रहेगी अनुमलिक, तो आराम से नोट्स बनाना, 2 दिन की तो होती ही है आपकी, 2 दिन की तो होती ही है आपकी, हाँ आदत बोल सकते हैं रिचुअल को, 2 दिन की छुट्टी होती है ना, सैटरडे संडे की, इस बार फ्राइडे भी है, तो आराम से सारी क्लासेस के नोट्स बनाना, क्योंकि बेस अगर मजबूत हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। जिस समाज, जिस संस्कृति से आप बिलोंग करते हैं, वो आपके विकास को प्रभावित करेगा 100%। हेरिडिटी को आसानी से परिवर्तन करना मुश्किल नहीं, 10-10 सालों में नाम मात्र का परिवर्तन आता है। फैमिली बैकग्राउंड, भाई जिस परिवार से, जिस पारिवारिक परिप्रेक्ष्य से आप बिलोंग करते हैं, द चाइल्ड नेचुरली अडॉप्ट्स दी हैबिट्स, भाई जो बच्चा है वो प्राकृतिक रूप से जो हैबिट्स हैं उसके परिवार में चलने वाली, जो कस्टम्स, जो परंपराएं फॉलो कर रहे हैं, जो वैल्यूज हैं उनकी, भाई हम झूठ नहीं बोलते, जैसे मेरे फादर का ये बड़ा था, मतलब हिमांशी मैं झूठ नहीं बोलता, वो उनका ये टैग लाइन था उनके जीवन का कि मैं झूठ बोलता ही नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। अब वो दिमाग में कहीं ना कहीं है और वो ऑटोमेटिकली ही है, तो बल्कि मैं थोड़ी सी, क्योंकि बचपन में मैं मामा के यहाँ थी तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगता था, यार ये बताने की क्या जरूरत है आपको कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, मतलब मैं भी नहीं बोलती, बट आपको ये कहने की क्या जरूरत है, ऐसा मैं मन में सोचती थी, तो नहीं बोलते ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बच्चों में कैसे जाएगा, जब आप उस चीज को क्लियरली डिमार्केट करोगे, भाई ये हमारी वैल्यू सिस्टम है, हम झूठ नहीं बोलते, तो क्या हुआ, ये आगे वाली जनरेशन में जाएगा, उनके ग्रोथ को, उनके डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। कई बार ऐसा होता है, मेरे भाई को जाना है, वो छोटा था, उनके साथ जाना है, अब मम्मी बोलती है कि काम का बोल दो इसको कि काम से जा रहा हूं, ये वो, तो नहीं बोल के जाएंगे कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल के जाऊंगा इसको, तो वो क्या है, वो प्रभावित करेगा ना, आपके अंदर वैल्यू सिस्टम आएगा, जो डेवलपमेंट हो रहा है जिस बच्चे का, वो आएगा वैल्यू सिस्टम, वो कस्टम्स, वो नॉर्म्स, वो बिलीफ्स जाएंगे ही जाएंगे। बच्चे सीखते कहां से, माँ बाप से सीखते हैं, है ना। तो द चाइल्ड नेचुरली अडॉप्ट्स, ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेगा। कई चीजें जो हमें अपने माँ बाप की बुरी भी लग रही होती है ना, वो भी हम अडॉप्ट कर लेते हैं, बाद में पता लगता है। कई बार आप देखते हैं कि बचपन में या बड़े होकर के जवानी में आपको जो चीजें बुरी लग रही होती है, जैसे जैसे आपका अडल्टहुड आता है आप उन्हीं चीजों को रिपीट करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली वही चीजें रिपीट हो जाएंगी।
जो हैबिट्स हैं, जो कस्टम्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, आप फॉलो करने लगेंगे। जैसे हमारे थर्ड फ्लोर पे भाभी जी रहती हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये है, खैर हमारी मम्मी को भी, ज्यादातर महिलाओं के साथ ये दिक्कत है कि उनको ये है कि वो रात को अगर 2:30 बजे भी सो रही हैं तो कामवाली है घर में या जो भी है वो बर्तन नहीं छोड़ेंगी, चाहे 2 ही बर्तन हो चाहे ज्यादा हो, वो बर्तन साफ करके सोएंगी। क्या है ये? हैबिट है, ये एक वैल्यू सिस्टम, एक हैबिट बना ली है। और वो कह रही थी यार मेरी मम्मी नहीं छोड़ती थी तो मैं भी नहीं छोड़ पाती हूँ, और हो सकता है कल मेरी बेटी का भी यही सीन हो। तो ये क्या है? ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेता है इंसान, ऑटोमेटिकली। कस्टम्स हैं, जो परंपराएं, जो प्रथाएं चल रही हैं आपके परिवार में, है ना। धन्यवाद अमित। आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, इफ द चाइल्ड्स फैमिली इज डिस्क्रिमिनेटरी, यदि बच्चे का जो परिवार है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, धन्यवाद अमन। इफ द चाइल्ड्स फैमिली इज डिस्क्रिमिनेटरी यानी विभेद करती है, शी और ही मे अडॉप्ट दैट डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर। मतलब कि ये चीजें हमें ध्यान रखने की एज अ टीचर भी, एज अ पेरेंट भी, कल कि हम ध्यान रखें अपने शब्दों का, क्योंकि बच्चा जो है वो चीजों को कहीं ना कहीं भर रहा होता है अपने अंदर। जो आप उसके सामने कर रहे हैं वो उसका ध्यान उस चीज पे, आप उसे लेक्चर कितना भी दे लीजिए कि सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और आप खुद झूठ बोलते हैं, वो झूठ ही बोलेगा। क्योंकि ऑब्वियस है ना, जो चीज एक्शन में नहीं है वो सिर्फ ज्ञान से नहीं आएगी, आपको एक्शन में भी दिखानी पड़ेगी, स्पेशली बच्चों के केस में। ठीक है बात। तो इफ द चाइल्ड्स फैमिली इज डिस्क्रिमिनेटरी, यानी जो बच्चे का परिवार है वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, काले गोरे का भेद करता है, या किसी जाति समूह के लोगों को कुछ कह करके बुलाता है। अब जैसे मेरी नानी है, अब नेगेटिव कुछ नहीं है भाई, उनका जो समय रहा होगा वो वैसा ही रहा होगा। एग्जांपल आप भी अपने आसपास देखते होंगे, तो गांव में स्पेशली क्या होता है कि कोई मतलब जाति का बड़ा रहता है, या फिर उनको अपने बर्तन का रहता है कि मेरे बर्तन कोई और यूज नहीं करेगा, है ना। या फिर मतलब है उनको थोड़ा सा कि फलाने के साथ बैठे थे, मैं नाम तो यहाँ तो कैसे ही बोल सकती हूँ, तो किसी भी एक जाति को पॉइंट आउट कर दिया, तो वो नेचुरली किसी कलर को देख कर ये तो ऐसा है, तुम्हारी चॉइस कैसी है, इस तरीके की चीजें, तो क्या होता है वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आएगा। उनके अंदर भी कहां से आया होगा? पहली पीढ़ी से आया होगा। लेकिन क्या हम भी उसी को अपने अंदर ले आए तो गड़बड़ है। तो बच्चे के विकास को, हाँ नेचर में बहुत एग्जाम्पल है अर्चना जी, जो बच्चे का विकास है, यदि परिवार में विभेद उसने देखा होगा, हो सकता है आप पर्सनल लेवल पे फील करते हो कि भाई इस जाति समुदाय के लोग अच्छे नहीं होते, या आपको उनके साथ बैठना अच्छा नहीं लगता, बट जरूरी नहीं आप बच्चे के दिमाग में ये भरो हिंदू मुस्लिम और फलानी चीजें, वो गलत है ना, वो गलत है। तो डिस्क्रिमिनेटरी जो बिहेवियर है बच्चा ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि परिवार का बहुत बड़ा रोल है, जो आपका अपब्रिंगिंग है उसका बहुत बड़ा रोल है बच्चे के विकास में। देखो बेस्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब अगर मैं कहूं ये कि बिल्कुल एरर फ्री बच्चे का विकास हो जाए, तो हाँ ब्लैक कलर को अच्छा नहीं मानते पुराने लोग, बिल्कुल काले रंग को अगर हम बात करें, और मुझे बड़ा पसंद है, तो अगर हम बात करें, आप ये सोचें कि आपकी पेरेंटिंग या किसी भी घर में परफेक्ट पेरेंटिंग हो जाए जिसमें कोई कमी ही ना हो, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट जितना हो सके हम क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि हम बच्चों को बैलेंस वे में सिखाएं। स्पेशली आप एज अ टीचर आपकी ड्यूटी बढ़ जाती है, क्योंकि अलग अलग घरों से, अलग अलग परिवारों से बच्चे आ रहे हैं, और उन बच्चों के अपने बिलीफ्स हो सकते हैं, उनके अपने बिलीफ्स, उनकी अपनी वैल्यूज हो सकती हैं जो परिवार से लेके आ रहे हैं। अब क्लास में अगर वो उनको अप्लाई करेंगे, किसी बच्चे को काला गोरा कहकर बुलाएंगे या किसी जाति समुदाय से कहकर बुलाएंगे, तो क्या होगा, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको बच्चे को सेंसिटाइज करना है कि हम सब इंसान हैं और इतना ही काफी होना चाहिए। ईजी मतलब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बात। तो ये हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल। डिजीजेस एंड इंजरी यानी बीमारियां और दुर्घटनाएं। हाँ लोगों ने नाम रख दिए हैं, बताओ काले काले इंसान को कलवा कह रहे हैं, अब ये क्या हो गई, बच्चे के लिए खतरनाक है। हाँ बिल्कुल प्रिया, डिजीजेस एंड इंजरी यानी बीमारियां व दुर्घटनाएं। तो तभी तो हम कहते हैं ना, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इंटरैक्शन है। इंटरैक्शन है किसका और किसका, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। या तो हमने अपनी हेरिडिटी से कुछ कैरेक्टरिस्टिक उठाए, या हमने अपने एनवायरमेंट से उठा लिया, तो हम कुछ भी नहीं है, हम सम टोटल है एक तरीके से, जो हमने आसपास से चीजें, हैबिट्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ्स अडॉप्ट किए हैं, जो हमने कहीं से पढ़ लिया है, जो हमारी हेरिडिटी से आया है, उसी से मिलजुल करके हम बने हैं, है ना ऋतु। चलिए अगर हम बात करें कुछ दुर्घटना या बीमारी की, तो एनी टाइप ऑफ फिजिकल और मेंटल इंजरी, यानी किसी भी तरह की शारीरिक और मानसिक यदि कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो ये नॉर्मल डेवलपमेंट को रोक देगी बच्चे के। इसलिए आप देखते हैं बचपन में क्या करते हैं, बहुत ध्यान रखा जाता है बच्चे का, स्पेशली 4, 5, 6 साल तक। क्यों? क्योंकि वो उसकी डेवलपिंग एज है। यदि बेड से गिर गया बच्चा, आपने सुना कोई छत से गिर गया था, अब वो उसके डेवलपमेंट, उसके दिमाग को वो प्रभावित करेगा, उसके फिजिकल डेवलपमेंट को भी और उसके मेंटल डेवलपमेंट को भी। तो ये जरूरी है कि फिजिकल और मेंटल इंजरी की यदि हम बात करें, तो ये प्रभावित करेगी बच्चे के, नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जैसा नॉर्मली उसका डेवलपमेंट होता है, वो ट्रॉमा हो जाएगा, कुछ चीजों से डर बैठ जाएगा, दिमाग में अगर कहीं चोट लग गई या फिजिकली कहीं चोट लग गई, इवन कई लोग जल भी जाते हैं, जैसे है ना, कई लोग जल भी जाते हैं यदि, तो उनकी क्या हाइट उतने अच्छे से नहीं बढ़ पाती यदि बचपन में ऐसा हुआ थोड़ा कुछ। तो ये सारी चीजें क्या है, नॉर्मल डेवलपमेंट को रोक देती हैं। यदि कोई फिजिकल या मेंटल इंजरी हो गई हो, कोई दुर्घटना घट गई हो, देखो बीमारियां एनवायरमेंट से भी लग सकती हैं, हेरिडिटी से भी लग सकती हैं, दोनों चीजें हैं। माल फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम बिकॉज ऑफ इंजरी और डिजीज कैन रिजल्ट इनटू लर्निंग डिसेबिलिटी। भाई नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था क्योंकि कोई इंजरी हो गई, या तो माता को हो गई गर्भाधान के दौरान, या बाद में बच्चे को हो गई, या कोई डिजीज हो गई, तो नर्वस सिस्टम पे प्रभाव पड़ा, नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, बच्चों को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, डिस्लेक्सिया हो सकता है, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है ना पूरा जो माइंड है। ठीक है बात, कौन से बैच की बात करो सविता। फिर नेक्स्ट चीज है स्कूल यानी विद्यालय। स्कूल की यदि हम बात करें, एजुकेशन भी आपको स्लैश डाल के इसको एजुकेशन भी लिख सकते हो, शिक्षा, शिक्षा। मतलब सबका डिपेंड करता है शिवांगी, हो सकता है ज्यादा बढ़ सकती होती, मतलब ऐसा नहीं है, फैक्ट नहीं है, ऐसा मानते हैं लोग। डिफेक्टिव करिकुलम यानी अगर करिकुलम प्रॉपर नहीं है, यदि करिकुलम फॉल्टी है, यदि बच्चे के एक्टिविटीज के लिए उसमें स्पेस कम है, इम्प्रॉपर टीचिंग मेथड्स, यदि पढ़ाने के जो वेज हैं, जो टेक्निक्स हैं वो अच्छे नहीं है,
तो भी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चे को बस पेन पेपर देके रखते हो, एक्टिविटीज उसको करने का मौका ही नहीं मिलता, तो उसका ढंग से विकास हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि सिर्फ पेन पेपर से थोड़ी है भाई, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी जरूरी है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी जरूरी है, उसका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट भी जरूरी है, वो तो खेल कूद के थ्रू होगा, और आपने सिर्फ किताब देके क्लास में बैठाया हुआ है और वो लगा रहता है पेन लेकर के, है ना। माल फंक्शन होता है कि प्रॉपर तरीके से वर्क ना कर पाना। अगर हम बात करें लैक ऑफ प्रॉपर डिसिप्लिन, इवन बचपन में हम देखते हैं कि भारतवर्ष में कहा भी जाता है कि 13 वर्ष तक की उम्र तक तगड़ा डिसिप्लिन रखो, उसके बाद क्या करो, फ्रेंड बना लो बच्चे को, तो आप लोग इसीलिए फ्रेंड है शायद, ऋतु बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें लैक ऑफ प्रॉपर डिसिप्लिन की, तो वो भी जरूरी है। आर मेजर बैरियर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ये क्या है, बैरियर्स हैं। अगर इन सब चीजों की कमी हो गई तो ये रुकावट बन जाएंगे, और यही अगर अच्छे हो गए तो बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो जाएगा। हाँ अभी ज्वाइन हो जाएगा, मनु 20 तारीख तक ही बैच ज्वाइन कर पा रहे हैं, जो जिनको भी करना है, ठीक है बात। तो ये हम कह सकते हैं, ये तो बैच ऐसा बनता जा रहा है ना, मुझे लगता है कि अगर आपको तैयारी ना भी करनी हो ना, बच्चे या लोगों के बारे में भी जानना हो, तब भी ये बैच लेने में नुकसान नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमें प्रॉपर स्कूलिंग या प्रॉपर एजुकेशन देनी है बच्चे को, नहीं तो उसका विकास जो है वो नेगेटिवली प्रभावित होगा, नेगेटिवली प्रभावित होगा। क्लियर है बात? 800 अभी तो, हाँ बिल्कुल कर सकती है जीनत, बट किस स्टेज में हो उस पर डिपेंड करता है। अब इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट से इन फैक्टर्स को जो भी हमने पढ़े हैं, हम इनको तो पहले 2 शब्दों में बांटेंगे। वो 2 शब्द कौन से हैं? वो 2 शब्द हैं आपके इंटरनल, इंटरनल फैक्टर्स आंतरिक तत्व, विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक तत्व, और एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी बाह्य तत्व। ठीक, अब इंटरनल में जो बच्चे की हेरिडिटी से रिलेटेड या उसके पर्सनल, हेरिडिटी कैसे, गर्भावस्था के दौरान बच्चा प्रेग्नेंट थी मदर, उसको जैसा न्यूट्रिशन मिला, माता के जो इमोशंस रहे, वो सब इंटरनल फैक्टर में जाएंगे। एक्सटर्नल में आपका बच्चे के जन्म के बाद, चाहे वो फूड हो, चाहे वो उसके आसपास का एनवायरमेंट हो, स्कूल या एजुकेशन हो, ट्रेवल हो, ये सब चीजें बाहरी हैं, एजुकेशन हो, सब बाहरी हैं। अच्छा, इत्र नगरी कन्नौज से चेष्टा मिश्रा, बहुत बढ़िया चेष्टा, क्या हुआ बिना, क्या कह रहे हो? इमोशनल डिस्टर्बेंस देखो डिपेंड करता है, अगर बाहरी कारणों की वजह से हुआ है तो एक्सटर्नल में चला जाएगा, लेकिन मदर या फिर पर्सनल फैक्टर्स की वजह से है तो इंटरनल में जाएगा। बच्चे के जो पर्सनल रीजंस हैं वो इंटरनल में जाएंगे। बहुत बहुत बड़ा रेनू। अब इसके बाद एक और छोटी सी चीज है, अगर आप चाहें तो हम 15 मिनट है हमारे पास, हम पढ़ सकते हैं आराम से। ये है इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, जीनोटाइप और फिनोटाइप, इन दोनों को हम समझ लेते हैं, और उसके बाद स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कल से ही शुरू कर पाएंगे, और ये कुछ काइंड्स हैं, फॉर्म्स हैं, इन पे थोड़ी चर्चा कर लेंगे कल, अलग अलग लोगों ने कैसे अलग अलग स्टेजेस दी हैं, ठीक, और आपको कौन सी फॉलो करनी चाहिए। तो अभी जीनोटाइप और फिनोटाइप तो एटलीस्ट कर ही लेते हैं, ये भी प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं डेवलपमेंट को। जीनोटाइप और फिनोटाइप किससे आ रहे हैं? हेरिडिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट से आ रहे हैं। जी निमिषा, देखिए एक बार, किसी को पता हो तो बताओ फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं, फटाफट से बताओ। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं ये बताओ। प्रेगनेंसी के दौरान जो फैक्टर्स हैं वो इंटरनल से जुड़े हुए होंगे। जीनोटाइप जेनेटिक होगा, फिनोटाइप एनवायरमेंट में जो दिखे वो फिनोटाइप है, वो कैरेक्टर्स जो ऑब्जर्वेबल हो, जो दिख पाए। देखो, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट से एक चीज तो बनती है जीनोटाइप, और दूसरी चीज है फिनोटाइप। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं, आपके सामने ये नजर आ रहा होगा जीनोटाइप, ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। अगर हम बात करें जीनोटाइप की, तो ये है पेरेंट्स, ये बच्चे के अभिभावक हैं, माता पिता हैं, है ना, पेरेंट्स, अभिभावक, ठीक। ये डीएनए ट्रांसमिशन हुआ हेरिडिटी के द्वारा, डीएनए, ये जो डीएनए है क्रोमोसोम और जीन्स के थ्रू कैसे पहुंचा? बच्चे में पहुंचा, चाइल्ड में। इस चाइल्ड का नाम है मिस्टर ए, ठीक। और ये जो मिस्टर ए में ये डीएनए पहुंच गया, ये है जीनोटाइप। इसको क्या कहेंगे? जीनोटाइप कहलाएगा ये। जीनो, क्योंकि जीन से बना हुआ है ना, जीनोटाइप। भाई बच्चे के माँ बाप से जो डीएनए ट्रांसफर हुआ, जितने भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे पूरी पीढ़ियों के, उनके दादा से लेकर कहां कहां तक के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे मदर और फादर के, जो उनके डीएनए कोड में था, वो सब पहुंच गया कहां? मिस्टर ए के पास। ये चाइल्ड है, और ये मिस्टर ए का जीनोटाइप बन गया, जो उसने अपने पूर्वजों से लिया था, जो उसने अपने पेरेंट्स से लिया था। हेरिडिटरी गुण जो सारे थे वो ट्रांसफर हो गए, उसके जेनेटिक कोड ट्रांसफर हो गया, एक तरीके से जेनेटिक कोड बन गया, जीनोटाइप कहलाया। जो जेनेटिक कोड बन गया, उसकी हेरिडिटी में इसमें बीमारियों से लेकर सब कुछ हो सकता है। जेनेटिक कोड, उसकी विशेषताएं हो सकती हैं, ठीक। हो सकता है पहली पीढ़ी में कोई बहुत ज्यादा ही स्मार्ट रहा हो, मतलब दिमाग से, तो वो उसके अंदर आ जाए। जैसे मेरा एक फ्रेंड था क्या है अभी भी, बट कॉन्टेक्ट में नहीं है बहुत टाइम से, होगी बात कभी। तो अगर हम बात करें तो वो टॉपर था थ्रू आउट, बुलंदशहर की बात है, वहाँ एक स्कूल है छत्रपति शिवाजी करके, तो वो टॉपर था थ्रू आउट, 12th में भी उसने बहुत अच्छा स्कोर किया। फिर उसके बाद उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत टॉप कॉलेज है, हिंदू और क्रोडीमल और ये सारे, वहां उसका एडमिशन हो रहा था। बट पापा उसके थोड़े से ऐसे विचार के थे, उन्हें लगा यहाँ माहौल ठीक नहीं है, तो उसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन ले लिया, और वहां भी उसने काफी अच्छा किया, थ्रू आउट टॉप किया। उसको कुछ 15 लोग गए थे भारत से, मैथ्स की कुछ एक रिसर्च होना था कुछ उस तरीके का, तो वो भी गया 15 दिन गोवा, वहां पूरा उसको रिसर्च करने का या जानने का मौका मिला, स्पेशल सेमिनार हुआ, गवर्नमेंट उसको बहुत स्कॉलरशिप भी देती थी काफी। तो मैंने उसको पूछा एक दिन, कह रही तुम्हारा ब्रेन मतलब कैसे इतना इतना कैसे तुम अपने आप, ये क्या है? यार मेरी मदर जो थी वो बहुत ज्यादा वैसे हाउसवाइफ थी, लेकिन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड था, उनकी डेथ हो गई थी। तो वो कहां से आया? ये जो जीनोटाइप में था ना, और वो फिनोटाइप में कन्वर्ट हो गया। वो क्या था? फिनोटाइप में कन्वर्ट हो गया। तो आपके जेनेटिक कोड में है कि आपका आईक्यू से लेकर आपके अंदर जो पोटेंशियल एबिलिटीज हैं, ठीक है। मतलब जीनोटाइप की यदि हम बात करें
जीनोटाइप की यदि हम बात करें तो एक पर्सन का जेनेटिक इनहेरिटेंस, जो भी जेनेटिक मेकअप है, जो भी जेनेटिक कोड, जो भी डीएनए में उसके स्टोर्ड है, ऐसे कोडिंग हो गई एक तरीके से। जैसे आप कोई क्या बनाते हैं, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, क्या बनाते हैं, जैसे कि आप कोई कंप्यूटर का कोड लिखते हैं, कोडिंग करते हैं ना लोग, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कोई डीएनए कहते हैं, बिल्कुल वेरी गुड मोनिका, याद है आपको, है ना। तो अगर हम बात करें तो ये जेनेटिक इनहेरिटेंस आपकी जेनेटिक कोड में आ गई एक तरीके से, बिल्कुल जैसे ऐप बनाई जाती है तो उसका डेवलपमेंट होता है, डेटाबेस तैयार होता है, उसी तरीके से इंसानों का डीएनए में कन्वर्ट होकर के जेनेटिक इनहेरिटेंस आ गई। फॉर एग्जांपल डीएनए का कोड आपका सीक्वेंस, और जीन्स में ही एनकोड होता है कि आई कलर क्या होगा, ये डीएनए से ही आया होगा, आई कलर डीएनए से ही आया होगा। एक मिनट, कमेंट नहीं दिख पा रहे हैं आपके। जी, तो ये डीएनए कोड में है कि बच्चे का आई कलर, उसका बाकी सारी चीजें, ठीक। तो ये जो भी चीजें डीएनए में है या जीन्स में है या जेनेटिक मेकअप में है, वो सब जीनोटाइप कहलाएंगे। भाई आपके डीएनए में भर करके और कोड बन गया, बात खत्म, ठीक। हाँ, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। देखो कई बार इंटेलिजेंस और इन सब का मतलब लोग निकाल लेते हैं पढ़े लिखे माँ बाप, अरे वो हो सकता है एनवायरमेंट बहुत अच्छा दे सके, जरूरी नहीं है वो गिफ्टेड ही हो अपने आप में। कोई कोई ऐसा होता है कि अलग ही लेवल का चीजें लेकर के पैदा होता है। अब्दुल कलाम एग्जाम्पल है। देखिए, अब बात आती है फिनोटाइप की, इसको अच्छे से समझेंगे। फिनोटाइप क्या है, जो आपने अपनी हेरिडिटी में तो बहुत कुछ लिया था, जैसे कई लोग हैं वो नोट्स तो सारे ले लेंगे और उसमें से कुछ ही चीजें होंगी जो उनके व्यवहार में आ पाएंगी या उनके दिमाग में बैठ पाएंगी। ये क्या है, फिनोटाइप है। अगर हम बात करें इनहेरिटेड ट्रेट्स की, भाई जो आपने डीएनए या जेनेटिकली जेनेटिक मेकअप से या पेरेंट्स से ले लिया था मिस्टर ए ने, प्लस एक और चीज ऐड होगी, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मिला उस चीज को फलने फूलने का या नहीं। अगर उसको वो एनवायरमेंट ही नहीं मिलता, मान लिया हेरिडिटी में गुण थे, अगर एक अच्छा स्कूल ना मिलता, एक अच्छी यूनिवर्सिटी ना मिलती, अच्छे प्रोफेसर ना मिलते, है ना, वो एनवायरमेंट ही ना मिलता, तो क्या वो एक टॉपर बन पाता? नहीं बन पाता। तो फिनोटाइप, फिनोटाइप है जब आपकी डीएनए, आपकी जेनेटिक मेकअप प्लस आपका एनवायरमेंट मिलकर के क्या लेकर के आए, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर के आए, जिनको ऑब्जर्व किया जा सके। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको ऑब्जर्व किया जा सके, ठीक है बात, वो आपके व्यवहार में आ पाए। हाँ, गुड हाइट प्लस बास्केटबॉल ट्रेनिंग फिनोटाइप बन गया। भाई अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो वो ठीक है, उनके अंदर कुछ होगा उस तरीके की चीजें, लेकिन अगर एनवायरमेंट नहीं मिलता तो नहीं आती वो चीजें। इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब डीएनए या जेनेटिक मेकअप से, पेरेंट्स से जो भी आपकी हेरिडिटी मिली है, आपको जो भी ट्रेट्स मिले हैं, जो भी गुण मिले हैं, वो प्लस एनवायरमेंट। एक बच्चा था साइंस में बहुत अच्छा कर सकता था, या स्पोर्ट्स में एक बच्ची थी जो बहुत अच्छा कर सकती थी, तो ये उसके अंदर ट्रेट है कि माँ बाप क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन है, लेकिन साथ में अगर एनवायरमेंट, उसको कोचिंग भी उसी लेवल की मिल रही है कि उसको प्रॉपर भेजा जा रहा है कि जाओ ट्रेन करो अपने आप को, वो सारी चीजें कर रहा है जिम से लेकर के सब कुछ, तो जब ये बनेगा एक खिलाड़ी तो वो फिनोटाइप होगा। स्कूल का मतलब एजुकेशन जो एनवायरमेंट से मिलती है। हाँ बिल्कुल। तो फिनोटाइप क्या है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, द वे एन इंडिविजुअल्स जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड। भाई जेनेटिक जो ट्रेट्स थे वो एक्सप्रेस कैसे हुए। मान लीजिए कोडिंग हुई थी कि आई कलर डीएनए से जाएगा, जीनोटाइप है, जीन्स में आपके आई कलर होगा कोई, अब वो आई कलर निकला क्या, ब्राउन, तो ये फिनोटाइप बन गया। फिनोटाइप बन गया, फिनोटाइप मतलब जिसको ऑब्जर्व कर सको जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को। फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स हो सकते हैं, आपके जीन्स के बेसिस पे आपकी आंखों का रंग कैसा निकल करके आया, तो मान लीजिए ब्राउन निकल करके आया, तो ये ऑब्जर्वेबल बन गया। Therefore, eyes with color brown will be an individual's phenotype। लेकिन ये जो कलर ब्राउन आईज का जीन्स था या कोडिंग थी वो जीनोटाइप में थी, ठीक। साइको सोशल ट्रेट्स होते हैं कुछ, जैसे पर्सनैलिटी आपकी, आपकी क्रिएटिविटी की क्षमता, इंटेलिजेंस, ये सब जीनोटाइप में थे, लेकिन जब एनवायरमेंट में इनको फलने फूलने का मौका मिला तो ये फिनोटाइप बन गए। समझ पा रहे हो ये बात या नहीं। इंटरेक्शन बिटवीन इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड द एनवायरमेंट रिजल्ट्स इनटू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी जो इंटरेक्शन है किस किस के बीच का, इनहेरिटेड ट्रेट्स का, भाई जो गेन किए हैं ट्रेट्स, प्लस एनवायरमेंट, ठीक। इनहेरिटेड ट्रेट्स जिसको मैं हेरिडिटी लिख देती हूं, और एनवायरमेंट, जब ये दोनों मिलकर के जब ये दोनों मिलकर के सामने आए तो क्या बना, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक बने, जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है आपके व्यवहार में, आपकी बॉडी में। इसी को हम फिनोटाइप कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है बात। जी कैमरिया। आ चाइल्ड माइट बॉर्न विद अ फेयर स्किन कलर, एक बच्चा है जो फेयर स्किन कलर के जीन जेनेटिक मेकअप लेकर के पैदा हुआ होगा, है ना, उसका जो जीनोटाइप है वो फेयर स्किन कलर था क्योंकि माँ बाप गोरे थे। बट ड्यू टू वेदर कंडीशंस, जो वेदर कंडीशंस हैं जहां वो रहता है, जिस एनवायरमेंट में, वो क्या है, एनवायरमेंट में जहां वो रहेगा उसका स्किन कलर हो गया डार्कर, मतलब वो काला दिखने लगा, हल्का सा या डस्की दिखने लगा, जो भी कहेंगे। तो ये क्या है, ये फिनोटाइप है। भाई जेनेटिक जो जीनोटाइप था वो था फेयर स्किन कलर, ये जीन्स में था कि फेयर कलर होगा, माँ बाप का फेयर है, जेनेटिक मेकअप में आया था फेयर कलर, लेकिन जेनेटिक मेकअप प्लस एनवायरमेंट ने भी तो अपना प्रभाव डाला, तो फिनोटाइप जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक बना वो डार्कर बन गया। आप देखते हैं कई लोग जो गांव से शहर आते हैं उनका रंग में परिवर्तन है, गांव से शहर छोड़ दिए, भारत से जब बाहर के देशों में जाते हैं तो एकदम अलग ही दिखने लगते हैं। रीजन क्या है, हो सकता है जेनेटिक कोड में फेयर कलर हो या कुछ उस तरीके का जिसको एनवायरमेंट ने और दबा दिया हो। जेनेटिक कोड है जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला है, आपकी हेरिडिटी से मिला है, जो डीएनए लेकर के पैदा हो रहे हैं आप। इसका ऑपोजिट पॉसिबल तो है, इसका ऑपोजिट पॉसिबल है कि डार्कर स्किन लेकर के पैदा हुए हो, अगर एनवायरमेंट बहुत अच्छा मिल जाए तो जितनी डार्क हो सकती थी उससे फेयर हो जाए, है ना। मैं खुद का एग्जांपल, जब मैं गांव में रहती थी तो बिल्कुल मतलब 20 किलोमीटर साइकिल चला रहे हो आप धूप में, मुझे कैप वैप लगाने की भी आदत नहीं थी, और बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से मतलब फील होता था कि हाँ देखो मतलब काला रंग फील होता था। वैसे मैंने इतना ध्यान दिया नहीं, मैं तभी भी अपने आप में हवा में थी और आज भी वैसी ही हूँ, लेकिन हाँ वो रंग का अंतर है। अभी पिछले कुछ 10-11 सालों में
ठीक ठाक मतलब फेयर कलर है, वो क्या था, वो जीनोटाइप में था, जीनोटाइप में था कि मदर बहुत ज्यादा फेयर है या जो भी है, तो वो अगर उसको एनवायरमेंट क्या मिला, धूप का, तो ऑब्वियस है कि डार्क होना निश्चित है, और अगर एनवायरमेंट चेंज होगा तो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात है, क्योंकि जिन कंडीशंस में आप काम कर रहे हैं, जिन कंडीशंस में आप रह रहे हैं, वो डिसाइड करेंगी। हाँ, टैनिंग हो गई थी, वही कह रहा हूं, कई लोग गोवा चले जाते हैं तो वो एक हफ्ते में ऐसे होके आते हैं कि उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। खैर ये सब चीजें एक तरफ है, ये बेसिकली रंग पे हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, ये तो एक एग्जांपल है, रंग कुछ ना कुछ तो होना ही है, काला और गोरा कुछ इन दोनों में से एक ही होगा ना, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये तो हमारे यहाँ इंडिया में स्पेशली हो गया, गोरे का एक अलग ही ऑब्सेशन है, सब न्यूज़पेपर में भी छपा रहे हैं, लड़की चाहिए गोरी, मतलब हद है। तो क्या कर सकते हैं, देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं। सीडीपी विल हेल्प मी फॉर माय डॉटर, बिल्कुल 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 साक्षी जी, बहुत अच्छा आपका जो है कॉन्सेप्ट बन सकता है। बिल्कुल, देखो अगर हम बात करें जेनेटिक कोड में था आइज का कोई एक कलर, जब वो जेनेटिक, इसका मतलब ये नहीं कि एनवायरमेंट मिलकर कुछ और ही बदले, जेनेटिक कोड में था मान लो ब्राउन कलर, फिनोटाइप एनवायरमेंट में आकर के वो ब्राउन कलर आप देख पा रहे हो कि जेनेटिक कोड में था, फिनोटाइप है जिसको आप ऑब्जर्व कर सको, जेनेटिक कोड को तो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, तो फिनोटाइप जो आपकी डीएनए में आपकी हेरिडिटी के अंदर है, फिनोटाइप सॉरी जीनोटाइप, फिनोटाइप क्या है जिसको आप ऑब्जर्व कर पाओ, जिसको आप देख करके समझ पाओ। निग्रोज के साथ भी ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, और हम लोग जजमेंटल लोग हैं ह्यूमंस ज्यादातर। अर्चना जी ये तो देखना पड़ेगा, हाँ 4:30 के बाद कमेंट्स नहीं जाएंगे, छुट्टी करते हैं, मैं सोचती हूँ यार 1 घंटे क्लास लेंगे, बहुत चीजें हो रही हैं, आप पे भी लोड बढ़ जाता होगा, बट आराम से 1.5 घंटा खिंच जाता है, पता ही नहीं लगता। बहुत अच्छे से समझ आ गया जीनोटाइप फिनोटाइप। चलो देखो इसमें फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं, अगर किसी को समस्या हो तो ये स्टेजेस तो हम कल करने वाले हैं, कॉल्सनिक सेली और ये सब की, ये भी थोड़ा सा समझेंगे विकास के रूप। अगर हम बात करें तो यहाँ बेसिक सी बात थी, जो हमारे सिर्फ इनहेरिटेड ट्रेट्स थे, पेरेंट्स से बच्चे में जा रहे थे, वो थे जीनोटाइप, और जो हमारे पेरेंट्स यानी हमारे इनहेरिटेड डीएनए प्लस एनवायरमेंट में जो निखर करके आया वो फिनोटाइप। भाई फिनोटाइप सिंपल है, जिसको आप ऑब्जर्व कर सको। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, हो सकता है एक बीमारी फादर में आ गई हो और अगली 2 जनरेशन तक ना आई हो, ना बच्चों में हो ना पोते पोतियों में हो, लेकिन एकदम अचानक से आगे जो नाती आती आगे वाली जनरेशन आ रही है, वहां एक दिन से वो बीमारी आ जाए, क्या है वो, जीनोटाइप में तो चलती आ रही थी, फिनोटाइप में नहीं दिखी थी, तो फिनोटाइप है। ठीक, थैंक यू कोयल, चलिए बहुत बढ़िया, मजा आया। हाँ 1 घंटा रखेंगे, मजा आया। और हाँ अभी तो मेंडल का नियम हेरिडिटी का टॉपिक ही अलग से आएगा, ये तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, बस हेरिडिटी का पूरा टॉपिक अलग है। नाम बोल दो, भूपेंद्र कह रहे हैं, नहीं होता लोड मैम, चलिए लोड नहीं होना चाहिए। कल हम बात करेंगे, हो सकता है हम कल स्टेजेस करें या फिर अब तक के क्वेश्चंस करें, दोनों में कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट वीक है तो वैसे कोशिश रहेगी कि क्वेश्चंस ही कर लें, है ना। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, थैंक यू सो मच, आपको इंटरेस्टिंग रहा सेशन और समझ में आया, है ना, ध्यान रखो, टेक केयर। नाम बोल दो, रिमझिम, पीडीएफ यार अभी हफ्ते से दूंगी।